हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। माई सेल्फ सनु शर्मा। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 7 राइज इन पॉपुलर मूवमेंट्स। अब बेसिकली चैप्टर 7 ही क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्लास 12 के सिलेबस से ये डिलीट हो गया था। लेकिन अगर आप CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको एज अ क्विक रिवीजन वीडियो मान सकते हैं। अब एज अ होल माने ना तो ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा ही चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। सो मूवमेंट होता क्या है आप सभी को पता है अपनी अपनी लैंग्वेज में। मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। मूवमेंट क्या होता है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल अपनी डिमांड को मनवाने के लिए कोई मूवमेंट कर रहा है, तो उसे अपन मूवमेंट बोल सकते हैं। अब बेसिकली कोई पॉपुलर मूवमेंट हो कि मतलब बहुत ही ऊपर हाई लेवल पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो तो उसे पॉपुलर मूवमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं वोट आर पॉपुलर मूवमेंट्स। पॉपुलर मूवमेंट्स है क्या? अब बेसिकली बताऊँ ये टाइम पीरियड कौन सा है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ आफ्टर द 1947, तो उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट्स एमर्ज होने लगी। अब पॉपुलर मूवमेंट्स एमर्ज होने के रीज़न क्या होते हैं? बेसिकली पहला कारण कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई कुछ लोग हैं जिनकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो एक तरह से मूवमेंट का रूप ले लेता है। सेकंड, कि उनके साथ कोई सोशल इनइक्वालिटीज़ हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो जानेंगे कि पॉपुलर मूवमेंट्स होते क्या हैं और कौन से सेक्शंस ऑफ इंडियन मतलब इंडियन सोसाइटी के कौन से सेक्शंस ने पॉपुलर मूवमेंट्स किए। व्हाट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ दीज मूवमेंट्स? जो उनका मेन एजेंडा है, जो मेन मोटिव है मूवमेंट करने का, वो क्या है, ये देखेंगे। एंड व्हाट रोल डू दे प्ले इन द डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक आवर्स? और जो ये मूवमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल भी है कि डेमोक्रेसी के अंदर, या फिर ऐसे मज़े मारने के लिए ही मूवमेंट कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या क्या है। जहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है वो इंपॉर्टेंट वन है, वहाँ से MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, नेचर ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। तो आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। इस जो ये पेज है, तो इस पेज का क्या ओवरव्यू है। इस पेज के अंदर आपको बात की गई है चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट आपको पता होगा, थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ, ट्रीज के जो हक करते थे उसको चिपको मूवमेंट बोलते थे। तो पूरा अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चिपको मूवमेंट क्या है, कहाँ पर हुआ, सबसे पहले बात करते हैं। तो वो ये मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड के अंदर। जहाँ कब? इन 1973। डेट और प्लेस याद रखनी है, MCQ रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। देन दीज विलेजर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। अभी ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि क्या किया था, जो गवर्नमेंट थी उसने कमर्शियल लोगिंग के लिए मना कर दिया था। मतलब कि जो ये लोग हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, ये क्या करते थे, ट्रीज को काट के खुद की लाइवलीहुड चलाते थे, खुद का काम करते थे। तो क्या है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि तुम अब से ट्रीज नहीं काटोगे। अब उसी केस में क्या किया, इनको तो मना कर दिया, साथ ही में गवर्नमेंट ने एक जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर कंपनी थी उसको वो एरिया दे दिया कि तुम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, ट्रीज काटने होंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने तो इन लोगों को तो मना कर दिया। तो इस कारण जो ये लोग रहते थे यहाँ पर, ये थोड़ा कंसर्न हुए एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इस नेम तो ये मूवमेंट का नेम क्या हुआ, चिपको मूवमेंट। अब पूरी स्टोरी देखते हैं एक बार। सो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, तो उसने क्या कहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि आप जो एश ट्रीज है उनको नहीं काट सकते। वो एक तरह से एग्रीकल्चर टूल्स के लिए काटते थे, खुद के यूज़ के लिए काटते थे, लेकिन मना कर दिया कि तुम नहीं काट सकते। और उसी के साथ साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने जो ये लैंड थी वो एरिया किसको दे दिया, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर फॉर द कमर्शियल यूज़। अब देखो इनके साथ कैसे नाइंसाफ़ी की। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। अब देखते हैं इनकी डिमांड्स क्या थी। द विलेजर्स डिमांडेड दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी गिवन टू आउटसाइडर। मतलब कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। एंड लोकल कम्युनिटीज शुड हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। और जो यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जो लोकल इनहेबिटेंट्स है, उन्हीं के पास इफेक्टिव कंट्रोल है, जो पूरा कंट्रोल है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो इन्हीं का रहेगा, किसी आउटसाइडर्स का नहीं रहेगा। ये इनकी डिमांड थी। अब क्या, एक बार आपको चैप्टर रीड करना होगा जब थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना ये, तो अच्छी तरह क्लियर समझ आ जाएगा। देन आगे चलते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बात करते हैं अब यहाँ पर
वुमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चिपको मूवमेंट वॉज अ वेरी नोवल एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। इसके अंदर वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी था। जहाँ पर भी वुमेन्स पार्टिसिपेशन आता है ना, वहाँ पर वो मूवमेंट पॉपुलर हो जाता है। अब इसमें क्या था, द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना, उन्होंने एक तरकीब निकाली, एक ट्रिक निकाली कि क्या करते हैं, जो मैन है ना, उनको सप्लाई कर देते हैं अल्कोहल की, मतलब कि लिकर की सप्लाई दे देते हैं, जिससे क्या होगा, वो मान जाएंगे और अपने ये ट्रीज काट देंगे। तो इन्होंने क्या किया, वुमेन हेल्ड सस्टेन। अब क्या है, वुमेन ने इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अगेंस्ट द हैबिट ऑफ एल्कोहलिज्म एंड ब्रॉडन द एजेंडा ऑफ द मूवमेंट। और साथ में इनको तो एजेंडा मिल गया कि एक तो ट्रीज भी काट रहे हैं, साथ में एल्कोहलिज्म भी फैला रहे हैं, तो इनको एक ब्रॉड एजेंडा मिल गया। द मूवमेंट अचीव्ड अ विक्ट्री। और इनकी फिर विक्ट्री हुई। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, कि किसको बैन कर दिया, जो मैन्युफैक्चर कंपनी आई थी शू मैन्युफैक्चर की, उसको मना कर दिया कि आप यहाँ पर ट्री नहीं काट सकते फॉर दी 15 ईयर्स। जो अब 15 ईयर्स आएंगे वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, अनटिल द ग्रीन कवर वो वॉज फुली रिस्टोर। जब तक कि यहाँ पर जो पेड़ है, वो जो ट्रीज है, वो रिस्टोर ना हो जाए। इसके बाद से क्या है, पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हो गए ड्यूरिंग द 1970s एंड लेटर। 1970s में स्टार्ट ये था ही, 1980s में अपन पढ़ेंगे, 1990s का मूवमेंट पढ़ेंगे। सो आगे चलते हैं। अब आता है पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स। पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स मतलब कि ऐसे मूवमेंट्स जहाँ पर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर देखते हैं, पॉपुलर मूवमेंट्स में टेक द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट, एंड देर इज ऑफ्टन एन ओवरलैप बिटवीन द टू। द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल वॉज मेनली अ पॉलिटिकल मूवमेंट। अब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, वो एक तरह से क्या था, पॉलिटिकल मूवमेंट ही तो था। अब बट वी ऑल्सो नो दैट डेलिब्रेशन ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड गिव राइज टू इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट। लाइक अब इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट्स भी हुए। एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एंटी कास्ट मूवमेंट, द किसान सभाज एंड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी। ये कुछ क्या थे, इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट्स थे। देन यहाँ तक समझ आ रहा है ना आपको। अगर कोई आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट कर देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। देन चलते हैं, सम ऑफ दीज मूवमेंट्स कंटिन्यूड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एज वेल। ओके, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने किया था इन मेजर सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता एंड कानपुर। ये हो गया। देन पीजेंट्स ने भी एक प्रोटेस्ट किया इन तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑर्गेनाइज्ड मैसिव एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके अंडर इन्होंने एक एजिटेशन किया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और डिमांडेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू कल्टिवेटर्स। और इन्होंने क्या डिमांड किया, कि जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो। इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ऐसे ही जो पीजेंट्स थे, एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, कहाँ के, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार के, इन्होंने भी एजिटेशंस की अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वर्कर्स हु वर नोन एज नक्सलाइट्स। सो ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वर्कर्स के अंडर इन्होंने एक ये मूवमेंट किया। देन चलते हैं, दीज मूवमेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फॉर्मली। अब क्या है, अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पार्टी बेस्ड मूवमेंट, मतलब कि पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, दीज मूवमेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फॉर्मली। मतलब ये मूवमेंट जो इलेक्शंस होते थे उसके अंदर फॉर्मली तो पार्टिसिपेट नहीं होते थे, लेकिन इनफॉर्मली ये पॉलिटिकल पार्टीज का इनके साथ कनेक्शन होता था। And yet they retained connections with political parties, as many participants in these movements as individuals and as organization were actively associated with parties। मतलब कि पार्टीज के मेंबर्स भी थे और इस मूवमेंट्स के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो हो गया ना पार्टी बेस्ड मूवमेंट। देन चलते हैं, अब आते हैं नॉन पार्टी मूवमेंट्स, मतलब ऐसे मूवमेंट्स जहाँ पर पार्टी का कोई भी रोल नहीं रहा, अपने अपने इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स की। सो जो 1970s और 80s की बात है ये, तो फेलियर ऑफ द जनता गवर्नमेंट एंड द रिजल्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वर द इमीडिएट कॉजेज। अब नॉन पार्टी मूवमेंट स्टार्ट होने के कारण क्या क्या थे, जो जनता एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब जो जनता गवर्नमेंट बनी, तो वो क्या हुई थी, बाद में कोलैप्स हो गई थी, तो उसका फेलियर, साथ में और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी उसकी वजह से जो ये नॉन पार्टी मूवमेंट्स है वो एमर्ज होकर। देन यहाँ तक इतना नहीं है, आगे अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाई थी, उसके अंदर जो ट्विन गोल्स थे वो कौन कौन से थे, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इन स्पाइट ऑफ द इम्प्रेसिव ग्रोथ इन मेनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि इन द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस
मतलब कि जो अपने स्ट्रेटेजी अपनाई डेवलपमेंट की, वो एक तरह से कुछ सेक्टर्स के ऊपर ही वर्क कर पाई, लेकिन उसके साथ साथ पॉवर्टी और इनइक्वलिटीज़ भी रही ऑन द लार्ज स्केल। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बेनिफिट्स थे वो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब जो हर कैटेगरी है सोसाइटी की उसके पास नहीं पहुँचे। सोशल इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि कास्ट एंड जेंडर शार्पन्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज ऑफ पॉवर्टी। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, और जो गल्फ था वो बढ़ गया था, मतलब गल्फ मतलब एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था किस किस के बीच में, अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर और द रूरल एग्रीकन सेक्टर, इनके बीच में क्या हो गया था, एक तरह से डिफरेंस क्रिएट हो गया था। देन चलते हैं, अब जो नॉन पार्टी मूवमेंट्स थे ना, इनके अंदर जो मेन रोल था ना वो किसका था, स्टूडेंट्स का था, एक्टिव ग्रुप्स का, मतलब जो स्टूडेंट्स जो यंग जनरेशन हो गई ना उनका मेन रोल था। तो स्टूडेंट्स एंड यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर इन द फोरफ्रंट इन ऑर्गेनाइज द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन सच एज दलित एंड आदिवासी। तो किसका रोल हो गया, स्टूडेंट्स का और यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। The middle class young activist launched service organization and constructive programs among rural poor because of the voluntary nature। अब voluntary nature क्या होता है, voluntary मतलब अपनी खुद की मर्जी से करते हैं, तो ये नॉन पार्टी मूवमेंट्स जो ये खुद की मर्जी से किए थे, तो खुद की मर्जी से किए, voluntary nature of their social work। Many of these organization came to be known as voluntary organization और voluntary sector organization। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद क्या है, इनका खुद का वॉलंटरी नेचर था ना, इसलिए इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी इनका नाम फिर बाद में क्या पड़ा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। These voluntary organizations choose to remain outside party politics। और इम्पोर्टेंट है, नॉन पार्टी मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं पर मतलब पार्टी का कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसमें बता दिया, यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये जो पार्टी पॉलिटिक्स थी उसके बाहर ही अपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते थे। दे डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन नहीं करते थे, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका रिलेशन भी नहीं था, तो इसलिए इनको क्या नाम, इनको एक नाम से भी और जाना जाता था, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये हो गया। सो ये क्या सोचते थे कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकल पीपल का, जिससे क्या होगा, जो लोकल इश्यूज है वो जल्द ही रिजोल्व हो पाएंगे। देन आगे चलते हैं। सच वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टिल कंटिन्यू देयर वर्क इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, हाउएवर देयर नेचर हैज़ बीन चेंज। अब जो पहले की जो वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थी वो कुछ अलग थी, और जो आज के टाइम पे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल अलग हो गई है, उनका जो नेचर है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अब आज के टाइम पर क्या है, इनको फंड्स मिलते हैं बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सर्विस एजेंसी। नाम याद रखना है, इंटरनेशनल सर्विस एजेंसी जो फंड प्रोवाइड करती है। अब बेसिकली अब इनको फंड मिल रहा है, तो क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन भी होता है फंड का, इसलिए अब इनका क्या है, ज़्यादा फोकस नहीं रहता लोकल इनिशिएटिव पर। लोकल इनिशिएटिव क्या हो गया, वीकेंड हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया, बस अब इनको तो क्या है, फंड मिल रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। देन चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की, दलित पैंथर्स मूवमेंट की। सो इसको स्टार्ट करते हैं। अब दलित पैंथर्स क्या है, दलित पैंथर्स बेसिकली क्या है कि दलित पैंथर, अब नाम से पता चल रहा है दलित, दलित मतलब कि ये जो मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है, दलित से। तो इसमें ये मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक ही नेम लर्न करना है, नामदेव दसल, ये क्या है, एक पोइट का नेम है। तो जो मान लो अगर एग्जाम के अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस और द सनफ्लावर गिविंग फकीर, तो ये किसके वर्ड्स है, ये किसने वर्ड्स लिखे हैं, बोले हैं नमदेव दसाल ने। तो इन्होंने क्या कहा है, द पिलग्रिम्स वर द दलित कम्युनिटीज, और जो पिलग्रिम्स है, जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस, वो किसके लिए यूज़ किया है, दलित कम्युनिटीज़ के लिए यूज़ किया है। और इन्होंने जो डॉक्टर अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके लिए क्या बोला है, एज देयर लिबरेटर, मतलब कि ये इनको लिबरेट कराएंगे, इनको ये आज़ादी दिलवाएंगे फ्रॉम दी ब्रूचुअल कास्ट इनजस्टिस। ये रहा ब्रूचुअल कास्ट इनजस्टिस। आपको पता चल गया ये मूवमेंट कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर। सो अब आगे देखते हैं और क्या है, डिकेड ऑफ 70s के टाइम पर। देन यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विजन ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज एंड हिज relentless struggle for a dignified future of Dalits outside the Hindu caste based social structure। आगे चलता है अब इनका ओरिजिन, कि जो ये दलित पैंथर है ये अचानक ओरिजिन कैसे हुआ। तो ऐसा क्या हुआ था, सो बाय द अर्ली 1970s, तो 1970s के टाइम पीरियड है,
फर्स्ट जनरेशन दलित ग्रेजुएट, जो दलित ग्रेजुएट्स थे इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब सबसे बड़ी बात, जो ये दलित पैंथर जो मूवमेंट था, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब इसके अंदर मिलिट्री, इसके अंदर आर्म्स का यूज़ किया गया था। ऑफ द दलित यूथ वॉज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इन 1972। डेट लर्न करनी है, साथ में कहाँ पर हुआ था ये भी लर्न करना है। दलित ग्रुप्स वर मेनली फाइटिंग अगेंस्ट, अब जो दलित ग्रुप्स लड़ क्यों रहे थे, ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि इनके साथ बहुत ही कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज हो रही थी। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अदर सच पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस वाज वन ऑफ देयर प्रोमिनेंट डिमांड। और इनकी एक डिमांड, एक प्रोमिनेंट डिमांड क्या थी, कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज है वो उनको क्या करो, इफेक्टिव करो। एंड यू नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रखा है, ये आपको पता है। देन आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है कुछ प्रॉब्लम्स, दलित जो लोग थे उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो उनको क्या है, जो मेन विलेज थे उनसे बाहर इनको रहने दिया जाता था, और जो कॉमन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ से भी इनको पानी नहीं पीने देते थे। और जो दलित वुमेन है उनके साथ मतलब डिसऑनर किया जाता था, उनको रेस्पेक्ट नहीं की जाती थी, और ये सब इनके साथ प्रॉब्लम्स थी। दैन और क्या थी, प्रूव्ड इनइक्वलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन इनके साथ होता था। तो इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। अब एक पार्टी का नेम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, लर्न करके चलना, आगे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या था कि जो दलित लोग थे वो इस पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्या है, दलित लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और ये मार्जिनल पार्टी की तरह ही रह पाई, एक नेशनल पार्टी नहीं बन सकी। देन ये हो गया इंपॉर्टेंट। देन आगे चलते हैं। एक ये यहाँ पर एक है अपार्थेड मीनिंग सेपरेटनेस, तो ये लर्न करके चलना है कि अपार्थेड का मतलब क्या बताया यहाँ पर, सेपरेटनेस, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। और ये आपको पता है कहाँ पर एमर्ज हुआ था, ये साउथ अफ्रीका के अंदर। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़, जो दलित पैंथर्स उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी। सो दलित पैंथर्स ने क्या किया, जो लोग इनके अगेंस्ट थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया, उनके अगेंस्ट इन्होंने आर्म्स उठाए। इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो वॉयलेंट एक सिचुएशन बन के आ गई थी। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल, एक लॉ निकाला, जिसका नेम था कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन 1989। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 के अंदर एक लॉ निकाला, जिसके अंदर क्या था कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन होती है वॉयलेंट, तो उसके सिचुएशन के अंदर पनिशमेंट दी जा सकती है जो भी इस एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। सो देन द लार्जर आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ द पैंथर्स वाज टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। और जो दलित पैंथर्स का आइडियोलॉजिकल एजेंडा था वो क्या था, डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। अब ये क्वेश्चन बन क्या सकता है कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजिकल एजेंडा ऑफ दलित पैंथर्स, ऑप्शन 4 गिवन होंगे, तो आंसर है डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम। और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो पुअर पीजेंट्स हो गए और जो अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए वो सब दलित के साथ मिक्स होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। देन द मूवमेंट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर दलित एजुकेटेड यूथ। ठीक है। दलित राइटर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रूटलिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो दलित राइटर्स थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी और लिटरेरी वर्क्स के अंदर जो उनके साथ ब्रूटलिटीज होती थी ऑफ द कास्ट सिस्टम, वो सब इन्होंने मेंशन की। और इसके अंदर ये सब नेम है, जैसे मराठी लिटरेरी वर्ल्ड के अंदर जो मराठी लैंग्वेज है उसके अंदर भी इन्होंने मेंशन किया। अब जो ये नेम था ना यहाँ पर, ये नमी दो दसाल, तो ये भी एक क्या थे, मराठी पोएट थे। तो मराठी मराठी राइटिंग के अंदर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज के अंदर ये सब मेंशन किया है। फिर आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बामसेफ। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन टुक ओवर दिस स्पेस। और इन्होंने एक बाद में ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, बामसेफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद करके चलना है, इसकी जो फुल फॉर्म है उसको लर्न कर लेना। सो अब चलते हैं भारतीय किसान यूनियन, जो कि एक पॉपुलर मूवमेंट निकल के आया। अब ये मूवमेंट किसका था, ये जो पीजेंट्स हैं उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। सो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको समझ आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। भारतीय किसान यूनियन, जो कि किसने स्टार्ट किया था, जो किसने, पीजेंट्स ने स्टार्ट किया इन दी 80s, 1980s। एग्रीरियन स्ट्रगल था ये, मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्ट्रगल था वो इसके अंदर मेंशन हो रहा है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, कि कैसे ये एमर्ज होकर आया ये मूवमेंट। सो यहाँ पर देखो ये सब अंडरलाइन हो रहा है ना, ये हाईलाइट हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट कब हुआ, जनवरी 1988, डेट लर्न करना है। 20,000 फार्मर्स गैदर्ड इन द सिटी ऑफ मेरठ, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर,
इकट्ठा हुई ये मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इनकी क्या डिमांड थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, तो इसके खिलाफ ये लड़ रहे थे। और इन्होंने 3 वीक्स तक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है उसके सामने 3 वीक्स तक क्या क्या कैंप किया फॉर देयर डिमांड्स वर फुलफिल, जिससे कि उनकी जो डिमांड्स वो फुलफिल हो सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लाइंड एजिटेशन था, मतलब कि नॉन वायलेंस तरह का एक एजिटेशन था जिसके अंदर कोई भी वायलेंस यूज़ नहीं किया था। और यहाँ पर रेगुलर फूड सप्लाई हो रही थी, इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आराम से ये मूवमेंट इनका जारी रहा। दैन जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नेम आ गया भारतीय किसान यूनियन, जिसने ये इस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करा, इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, हेल्प की बहुत ही ज़्यादा। तो ये कहाँ कहाँ पर था ये मूवमेंट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दी हरियाणा रीजन। देन आगे चलते हैं। अब आपने पढ़ा है तो 1960s के अंदर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रोडक्शन हुआ था, उनकी बहुत ही ज़्यादा जो ग्रोथ है वो हुई थी। लेकिन उसके बावजूद 1980s में इन्होंने ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई तो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, जो कैश क्रॉप मार्केट था वो क्या उस टाइम पर क्राइसिस के अंदर आ गया था, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर चली गई थी। अब बेसिकली उस टाइम पर क्या हुआ था, 1980s 90s की बात चल रही है, जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी एलपीजी की, उसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से जो मार्केट है उसके अंदर जो क्राइसिस आ गए थे, जो कैश क्रॉप का मार्केट है उसके अंदर क्राइसिस आ गए थे। द बीकेयू डिमांडेड, अब कुछ डिमांड्स थी इनकी, क्या थी कि अबॉलिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंटर स्टेट मूवमेंट, और जो टैक्स लगता है इंटर स्टेट मूवमेंट, जो गुड्स होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर भेज जाते हैं, तो उस स्टेट जो टैक्स लगता है, जो रेस्ट्रिक्शन थी उनको अबॉलिश किया जाए। साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है वो रीजनेबल रेट्स हो, इसकी एक गारंटी हो। एंड दी वेविंग ऑफ रीपेमेंट्स ड्यू ऑन लोन्स टू फार्मर्स एंड द प्रोविजन ऑफ अ गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स। और क्या थी कि जो रीपेमेंट ड्यूज़ है लोन्स के उनको माफ़ कर दिया जाए, और साथ में गवर्नमेंट एक प्रोविज़न निकाले पेंशन फॉर द फार्मर्स, पेंशंस के लिए प्रोविज़न निकाले। तो क्या क्या डिमांड हो गई, चार पांच डिमांड हो गई। एक तो इंटरस्टेट मूवमेंट है, जो रेस्ट्रिक्शन है उसको कम करे, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है रीजनेबल रेट्स पर प्रोवाइड करे, और जो रीपेमेंट ड्यूज़ है उनको माफ़ कर दे, और एक प्रोविज़न निकाले जिसमें वो पेंशंस प्रोवाइड करे फार्मर्स को। दैन एक सिमिलर डिमांड भी थी किसकी, शेतकरी संगठन, कहाँ की, महाराष्ट्र की, जिसने क्या किया था, भारतीय फार्मर्स मूवमेंट एज वॉर ऑफ भारत। तो इन्होंने क्या कहा कि जो फार्मर्स मूवमेंट है वो क्या है, वॉर ऑफ भारत है, जिसके अंदर रूरल एग्रेरियन सेक्टर अगेंस्ट दी अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब कि रूरल एग्रेरियन सेक्टर वर्सेस अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये हो गया। दैन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर केम अंडर थ्रेट ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज से क्या हो गया था, एक थ्रेट के अंदर आ गया था, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। देन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो जो बीकेयू था, भारतीय किसान यूनियन, उसने क्या की, डिमांड्स की कि आप रैलीज के अंदर इन्वॉल्व हो, डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाए, जेल भरो, बहुत इंपॉर्टेंट है जेल भरो, क्या है, कोर्टिंग इम्प्रिजमेंट एजिटेशन। तो ऐसे इन्होंने मूवमेंट्स किए थे, मतलब क्या नॉन वायलेंस तरीके से किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, समटाइम्स ओवर लैक ऑफ फार्मर्स इंक्लूडेड इन दिस प्रोटेस्ट। थ्रू आउट डिकेड ऑफ 80s द बीकेयू ऑर्गेनाइज मैसिव रैलीज, इन्होंने बहुत सारे मैसिव रैलीज निकाली, कहाँ कहाँ पर, एक तो स्टेट हेडक्वार्टर, साथ में नेशनल कैपिटल के अंदर भी। तो इन्होंने बेसिकली इतने सारे लोगों को मोबिलाइज कैसे किया, सबको बुलाया कैसे, क्योंकि जो इनके जो मेंबर्स थे, बीकेयू के जो मेंबर्स थे वो एक ही सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको थोड़ी आसानी हो गई। और साथ में जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी बीकेयू, इसने एक तरकीब निकाली, क्या, ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत थी, उनको सबको अपने साथ जोड़ा, और क्या बोला कि आप हमारे साथ आइए और जो इकोनॉमिक इश्यूज है उनके खिलाफ लड़िए। इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उसके बावजूद भी ये बहुत ही मतलब सालों तक सस्टेन कर सकी। देन आगे चलते हैं। एंड अर्ली 90s में क्या हुआ, जैसे जैसे क्या है इनके जो मूवमेंट बढ़ते रहे और ये सस्टेन करती गई, तो जो इनकी इकोनॉमिक डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, एंड द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट इन द 80s इन दिस रेस्पेक्ट। और जो 80s का एक सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट माना जाता है, तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स की विक्ट्री हो गई। तो ये हो गया अपना बीकेयू। देन और उसके साथ में क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं, शेतकरी संगठन ऑफ महाराष्ट्र, ये जो आपने पढ़ रखा है, रायता संघ ऑफ कर्नाटका, ये दो मेन क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन थी फार्मर्स की,
जिन्होंने जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट करके रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना। देन आगे चलते हैं, अब क्या बचा। हाँ, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, अभी तो बहुत सारा बचा है। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, देन उसके बाद एंटी अरैक मूवमेंट, ये सब आएगा बहुत अभी तो देखते हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा वीडियो लंबी ना खींचे, चाहे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अभी ये फोरम, ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? जो फिश वर्कर्स अपने जो साउथ वेस्टर्न एरिया है, साउथ ईस्टर्न एरिया है, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर एक डेटा मेंशन है, इंडियन फिशर्स कंस्टिट्यूट द सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो ये फिश वर्कर्स है, इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया था, इनके साथ ऐसा क्या हो गया था। तो देखते हैं। जो ये क्या है, बेसिकली ये याद रखना है, जो टाइम पीरियड है वो कब का चल रहा है, 1990s का। मतलब कि 1991 के अंदर जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, उससे क्या हुआ, इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई थी, बाहर की एमएनसीज कंपनीज आई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एमएनसीज कंपनीज थी, फॉरेन कंपनीज थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप यहाँ पर फिशिंग कीजिए, और फिशिंग से आप हमें, मतलब जो फिशिंग से मेडिसिन होती है वो सब बनाइए। इससे क्या हुआ, जो लोकल फिश वर्कर्स थे उनकी लाइवलीहुड छिन गई। कैसे? जो ये काम एमएनसीज को दिया है ना, किसने, गवर्नमेंट ने, ये काम कौन करते थे, लोकल फिश वर्कर्स। लोकल फिश वर्कर्स फिशिंग करते थे और इसको मार्केट के अंदर बेचते थे। लेकिन अब पूरा का पूरा काम एमएनसीज को दे दिया, इसकी वजह से इनकी लाइवलीहुड छिन गई थी। तो ये यहाँ पर दी गिवन है, पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई थी। इससे क्या हुआ, इन्होंने एक खुद की फोरम बनाया, खुद की एक मूवमेंट स्टार्ट किया, नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म, द एनएफएफ, और द नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। इनके फोरम का नेम लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। और ये कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने स्टार्ट की, कौन मैनेज करता था, कहाँ से, केरला से ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करते थे। इसके अंदर वुमेन वर्कर्स भी इंक्लूडेड थे। अब क्या है, एनएफएफ ने 1991 के अंदर अपनी फर्स्ट जो लीगल बैटल थी वो लड़ी अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, और वो सक्सेसफुल भी रहे इसके अंदर। इट मीन्स जीत गए फिश वर्कर्स। देन अब देखो, यहाँ पर मेंशन है गवर्नमेंट डीप सी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का यहाँ पर नाम दे दिया, गवर्नमेंट डीप सी पॉलिसी। इसके अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो इंडिया वाटर था, इंडियाज़ वाटर, उसको ओपन कर दिया टू लार्ज कमर्शियल वेसल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मल्टीनेशनल फिशिंग कंपनीज। सो मल्टीनेशनल फिशिंग कंपनीज के लिए जो वेसल्स थे ओपन कर दिए, जिससे कि वो फिशिंग कर सके। इससे क्या हुआ, जो लोकल फिश वर्कर्स थे उनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ा। देन उन्होंने पब्लिक बैटल्स लड़े, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो क्या किया, जुलाई 2002 के अंदर जो एनएफएफ थी, उसने नेशन वाइड स्ट्राइक किया टू अपोज द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस टू फॉरेन ट्रॉलर्स। तो इन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि आप जो ये लाइसेंस दे रहे हैं फॉरेन ट्रॉलर्स को, ट्रॉलर्स मतलब जो डीप सी के अंदर से जो फिशिंग करते हैं, फिश पकड़ते हैं, जो बेसिकली फॉरेन की बात हो रही है, फॉरेन कंपनीज की। तो जो आप ये लाइसेंस उनको दे रहे हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, उनको लाइसेंस मत दीजिए। तो इससे क्या हुआ, जो एनएफएफ ने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी ज्वाइन किया टू प्रोटेक्ट, फॉर प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग लाइव्स ऑफ द फिश वर्कर्स। तो ये हो गया अपना एनएफएफ, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अब आगे है अपना एक टॉपिक, एंटी हरेक मूवमेंट, जो कि ये मूवमेंट जो वुमेन्स मूवमेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करेंगे अपन। और इसके आगे है एक नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये 2 टॉपिक, और एक लास्ट थर्ड टॉपिक है, वो मूवमेंट नहीं है, वो है लेसन फ्रॉम द मूवमेंट, कि अपन को क्या लेसन मिला है, बेसिकली वो कंक्लूजन है। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो आप सब बोर हो रहे होंगे, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन जो ये 3 टॉपिक्स बचे हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। अभी तो चैप्टर्स बाकी है ना, अभी तो और चैप्टर्स भी करवाने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, और भाई यार भूलना मत यार